फिर से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स इस कोर्स में, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट तक हमने देखा कि फ्रैक्चर किस तरह से होता है और क्रैक का क्या महत्व है, और हमने देखा था कि मटेरियल दो तरह से फ्रैक्चर होते हैं। एक, जब क्रैक के सामने कोई इलास्टिक फील्ड ही रहती है, और क्रैक के सामने जब कोई प्लास्टिक जोन तैयार होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मटेरियल इलास्टिकली डिफॉर्म होता है, इलास्टिकली फ्रैक्चर हो सकता है, या वहाँ पे कोई प्लास्टिक जोन होके फ्रैक्चर हो सकता है। तो उसी को हम देखेंगे LEFM और EPFM की तरह। और जब हम EPFM की बात करेंगे तब हम इस पार्ट में J इंटीग्रल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रैक के सामने जो स्ट्रेस फील्ड होती है किस तरह से होती है। तो ये मेरा मटेरियल है और एक कुछ सरफेस क्रैक है, और उसकी लेंथ मैंने मार्क कर ली है कुछ A इस तरह से। और जब हम स्ट्रेस फील्ड की बात करते हैं क्रैक के क्रैक टिप के आगे, तो हम कुछ कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लेंगे। इसको मैं R कह रहा हूँ, इस X डायरेक्शन को, और यहाँ पे इस Y डायरेक्शन पे मैं मार्क करूँगा सिग्मा YY। तो यहाँ पे एक ही स्ट्रेस देख रहे हैं हम यहाँ पे सिग्मा YY। अगर ये समझेंगे तो हम बाकी के दो स्ट्रेस फील्ड भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे जब मैं स्ट्रेस फील्ड की बात करूँगा, जब मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर की तरह यानी ब्रिटल बिहेवियर दिखाता है, तो जो स्ट्रेस फील्ड होगी क्रैक टिप के आगे कुछ इस तरह से डिक्रीज होगी। जैसे जैसे मैं क्रैक से दूर जाऊँगा वैसे वैसे ये स्ट्रेस यहाँ पे डिक्रीज होगा। हमने कहा था कि क्रैक टिप के आगे कुछ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, या हाई ट्राइएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस होता है। तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रेस वेरी होता है मैं जैसे जैसे क्रैक टिप से दूर जा रहा हूँ। और जब मटेरियल प्लास्टिकली डिफॉर्म करता है तब हमने देखा कि एक प्लास्टिक जोन तैयार होता है कुछ इस तरह से। इस प्लास्टिक जोन का डायमीटर मैं कुछ मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, ये RP कह रहा हूँ इसे, इस डायमीटर को। अगर मटेरियल मेरा प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो जो स्ट्रेस रहेगा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पे प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है तो ये स्ट्रेस जो होगा वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए। तो मैं कुछ इस तरह से मार्क कर रहा हूँ मेरी स्ट्रेस फील्ड। यहाँ पे एक स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा जो कि यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर रहेगा मेरे मटेरियल के। और ये जो बिहेवियर है जिस मटेरियल में दिखाते हैं इसको हम कहते हैं इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर। अभी हम देखेंगे कि ये जो इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर है, तो मैं कुछ इस तरह से मार्क कर सकता हूँ एक इफेक्टिव लेंथ। यानी इरविन ने एक मॉडल दिया था कि इस टोटल लेंथ को, यानी अगर मैं इस तरह से कंसिडर करूँगा A इफेक्टिव, यानी एक टोटल इफेक्टिव क्रैक लेंथ, ये क्या है, ये मेरी क्रैक लेंथ है A प्लस RP है मेरे प्लास्टिक जोन का डायमीटर। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा ये हो जाएगी मेरी इफेक्टिव क्रैक लेंथ। ये इरविन ने इस कंसिडर किया है। अभी ये जो प्लास्टिक जोन के डायमीटर है कुछ इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने डायमीटर मार्क कर ली R1। ये R1 इस तरह से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये जो इलास्टिक प्लास्टिक स्ट्रेस है, जब इलास्टिक स्ट्रेस को इंटरसेक्ट करता है क्रैक टिप के आगे या बराबर होता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जिस डिस्टेंस पे बराबर होता है वो जो डायमीटर रहेगी, उस सर्कल के जो डायमीटर रहेगी उसको मैं R1 कह रहा हूँ। और ये जो RP है ये ट्वाइस ऑफ R1 कंसिडर करें, यानी इस R1 के डायमीटर से जो R1 मिला है उसके डबल हम कंसिडर करते हैं ये प्लास्टिक जोन की डायमीटर। तो ये जो क्रैक लेंथ है A इफेक्टिव क्रैक लेंथ इरविन ने जो कंसिडर की, ये फिक्शनल क्रैक लेंथ है, क्योंकि हमारी एक्चुअल क्रैक लेंथ तो A है, पर ये अगर मैं कंसिडर करूंगा तो मैं ये स्ट्रेस फील्ड को कंसिडर करके मेरे कैलकुलेशंस कर सकता हूँ। यानी फिक्शनल क्रैक लेंथ इसलिए कंसिडर की है क्योंकि ये इस प्लास्टिक जोन के स्ट्रेस फील्ड को कंसिडर कर लेता है या टेक केयर कर लेता है। और ये जो RP है हमें जो मिलती है वो आइटरेटिवली आइडेंटिफाई की जाती है, यानी बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन या बहुत सारे अटेम्प्ट्स करने के बाद इसको डिटरमाइन किया जाता है कि ये प्लास्टिक जोन की डायमीटर क्या हो सकती है। ये हो गया इरविन का मॉडल। अभी हम देखते हैं इसी मॉडल को डुगडेल ने इस तरह से कंसिडर किया है। अगर मैं मेरे पास एक इंटरनल क्रैक लेंथ है, मान लेते उसकी लेंथ 2A है,
और एक प्लास्टिक जोन है, तो इस प्लास्टिक जोन को मैं इस तरह से कंसिडर कर सकता हूँ। ये जो शेडेड रीजन है ब्लैक में, ये मेरी प्लास्टिक जोन का रीजन है और इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ टोटल इफेक्टिव क्रैक लेंथ। ये जो रीजन कंसिडर किया है प्लास्टिक जोन, इसको हम कहते हैं यहाँ पे कुछ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं। इसके डायमेंशंस मार्क कर लिए आर और आर, और ये जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं इस क्रैक लेंथ पे, ये इस क्रैक के प्रोपोगेशन में बाधा पहुंचाएंगे या इसको क्रैक प्रोपोगेशन नहीं होने देंगे। तो एक कुछ कॉम्प्रेसिव जोन मार्क कर लिया यहाँ पे डुगडेले ने। तो यहाँ पे इफेक्टिव क्रैक लेंथ क्या होगी, तो मैं ए इफेक्टिव इस तरह से लिख सकता हूँ 2a + 2r। तो ये होगी मेरी इफेक्टिव क्रैक लेंथ ट्वाइस ऑफ a + r। और r जो जोन है यहाँ पे एक ये भी फिक्टिशियस जोन है जहाँ पे मेरी क्रैक जो है इस टिप पे एक कॉम्प्रेसिव फोर्स कंसिडर किया गया। ये मॉडल से कुछ r जो है ये जोन, इसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं कुछ कैलकुलेशंस करके। इसका वैल्यू आता है πk² / 8 सिग्मा ys², वेयर सिग्मा ys जो है ये मेरा यील्ड स्ट्रेंथ है मटेरियल का। ये हमें कुछ स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट निकालने में मदद करेगी। तो ये डुगडेल का मॉडल किसी भी स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा। तो ये इस इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते और कुछ टर्मिनोलॉजी समझते, जैसे क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट। मान लेते मेरे पास कुछ इस तरह से क्रैक है और हम कंसिडर करते हैं कि प्लास्टिक जोन है मेरे क्रैक टिप के आगे। ये डुगडेल का मॉडिफाइड मॉडल भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी हम कंसिडर करते हैं इसके डायमेंशंस a और r। अभी कुछ कंसिडर करते हैं, इस क्रैक को हम मोड 1 में ओपन करेंगे, यानी मोड 1 यानी जब मैं एक टेंसाइल फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये हमने देखा था कि मोड 1 किसको कहते हैं। तो जब मैं एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करता हूँ तो कुछ इस तरह से मैं मार्क कर रहा हूँ मेरे कोऑर्डिनेट्स x और y, और ये जो रेडियस है इसको मैं कहता हूँ रूट रेडियस ऑफ अ क्रैक, यानी ये मेरे क्रैक टिप की एक रूट रेडियस है जिसको रो के नाम से मैंने लिखा है। ये जो डिस्टेंस है डेल्टा, इसको मैं कहता हूँ COD। ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये इसको मैं कहूँगा क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी जब मैं मोड 1 में इस क्रैक को ओपन करने की कोशिश करूँगा, यानी एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूँगा, तब ये जब क्रैक बढ़ेगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, तब ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं क्रैक ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट। अब ये और एक टर्म इस्तेमाल करते हैं हम, जो कि ये है स्मॉल डेल। इसको कहते हैं क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो मैंने डेल कंसिडर किया है ये मेरे क्रैक टिप के पास है, यहाँ पे ये मेरे क्रैक की टिप है, इसलिए ये जो ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे होगा इसको मैं कहता हूँ क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट। अभी जब इस मॉडल को हम कंसिडर करते हैं तब ये मान के चलते कि इस प्लास्टिक जोन में कुछ टेंसाइल सैंपल्स है। ये इसको आपको अज्यूम करना है या इसको हाइपोथेटिकली एक इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ टेंसाइल सैंपल की सीरीज है इस प्लास्टिक जोन में। तो मेरी क्रैक कब प्रोपोगेट होगी, जब ये अगर टेंसाइल सैंपल ये फ्रैक्चर होगा जाएगा किसी भी स्ट्रेस में। हमने स्ट्रेस फील्ड का वेरिएशन देखा था अभी पिछले स्लाइड में। उस स्ट्रेस के अंडर अगर ये टेंसाइल सैंपल अगर फ्रैक्चर हो रहा है, तो अगर ये जब सैंपल फ्रैक्चर होगा तो इसके नेक्स्ट वाला जो सैंपल होगा कुछ इस तरह से, इसकी लेंथ में मार्क कर रहा हूँ L और W, और एक दूसरा टेंसाइल सैंपल एक सीरीज में कुछ इस तरह से जुड़े हुए टेंसाइल सैंपल्स को मैं कंसिडर कर सकता हूँ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए या इस मॉडल के डेवलपमेंट के लिए। जब ये टेंसाइल सैंपल फ्रैक्चर होगा और इसके वजह से ये भी सैंपल अगर फ्रैक्चर होता है, तो इस टाइप के क्रैक प्रोपोगेशन को हम कहते हैं अनस्टेबल क्रैक प्रोपोगेशन। यानी मैं मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर ये मेरा सैंपल 1 है और सैंपल 2 है, और मैंने कहा कि सैंपल 1 से मगर सैंपल 1 अगर फ्रैक्चर हो रहा है और ये फ्रैक्चर प्रोपोगेट होता है सैंपल 2 में, तो इस टाइप ऑफ क्रैक प्रोपोगेशन को हम कहते हैं अनस्टेबल क्रैक प्रोपोगेशन। अगर मेरा मान लेते हैं सैंपल 1 फ्रैक्चर हो रहा है और सैंपल 2 में ये फ्रैक्चर प्रोपोगेट नहीं हो रहा है, या तो इसको हम कहते हैं स्टेबल क्रैक प्रोपोगेशन। तो ये कंसेप्ट से हम कुछ इस तरह से लिख पाएंगे, जब
ये फ्रैक्चर बढ़ता है तो मैं कुछ स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट की बात करूँगा, जिसको हमने जी का नाम दिया था। इसको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ सिग्मा वाई एस इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है? डेल्टा हमारा क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं ये क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट अगर मेजर करता हूँ और मुझे यील्ड स्ट्रेंथ पता है मटेरियल का, तो मैं स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट को क्वांटिफाई कर सकता हूँ या मेजर कर सकता हूँ। आइए अभी जानते हैं कि जब मैं दो मटेरियल्स की बात कर रहा हूँ, यानी जो मटेरियल ब्रिटल फेल होते हैं और जो मटेरियल जब क्रैक के सामने प्लास्टिक जोन तैयार करते, तो दो तरह के हमें फ्रैक्चर मैकेनिक्स मिलते हैं। पहले को नाम देते हम लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स और दूसरे को नाम देते हम इलास्टिक प्लास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स। तो इसके बारे में और जानते हैं। ये जो लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स हमने कहा है कि एक ब्रिटल मटेरियल्स के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जो मटेरियल जिनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यानी जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है 1400 MPa से भी, उनके लिए भी हम कंफर्टेबली लीनियर इलास्टिक फ्रैक्चर मैकेनिक्स LEFM इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनके बारे में जब जानेंगे LEFM क्या है, तो जैसे मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात की थी, जब मेरे मटेरियल में कुछ क्रैक है और मान लेते हैं मेरे जो मटेरियल का है थिकनेस, ये यूनिट थिकनेस है, यानी B = 1 मैं मान के चल रहा हूँ, और एक क्रैक है, तो उसके लिए मुझे कुछ फोर्स लगेगा इस तरह से। और ये जो फोर्स है आप देख पा रहे होंगे, ये लीनियरली वेरी हो रहा है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट में बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे वैसे फोर्स ये लीनियरली वेरी हो रहा है। मान लेते कि कुछ इस क्रैक को मैं एक्सटेंड करूँगा A + डेल्टा A या DA से, तो कुछ इस तरह से A + डेल्टा A। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे क्रैक बढ़ती है तो ये फोर्स घटेगा, हमने देखा था। तो यहाँ पे ये भी जो फोर्स है ये लीनियरली वेरी कर रहा है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पे, जो स्ट्रेन एनर्जी मिल रही है हमें, रिलीज इन स्ट्रेन एनर्जी, इसको हमने GDA कंसिडर किया था। ये मेरे LEFM का बेसिस है। इस तरह से जब मैं EPFM के बारे में पढ़ रहा हूँ, तब हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से प्लॉट करते हैं, और ये जो फोर्स है वो मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक यूनिक थिकनेस मेरे मटेरियल की है कुछ इस तरह से, और एक क्रैक है उसमें A, और उसको जब क्रैक है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तब ये जो रिलेशन है ये लीनियर नहीं है, ये कुछ इस तरह से वेरी कर रहा है। मान लेते हैं मेरे पास कुछ एक क्रैक है A + डेल्टा A कुछ इस तरह से, इसमें भी आपको फोर्स कम लगेगा, पर ये जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है ये लीनियर नहीं है। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट आएगी ये नॉन लीनियर होगी, इसको मैं कहता हूँ JDA। तो नॉन लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट को मैं J कहता हूँ। ये जो J है ये जेम्स रॉबर्ट राइस के नाम के जो इनिशियल पहला नाम है, इस J के ऊपर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है हमारे इस J इंटीग्रल कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए। यानी J इंटीग्रल यानी हमारे नॉन लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट को क्वांटिफाई करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। और ये जो G है ये हमारे ग्रिफिथ के नाम से जाना जाता है। तो हमने यहाँ पे दो मॉडल्स देखे, LEFM और EPFM, और हमने देखा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियरली वेरी हो रहा है, ये मुझे ब्रिटल मटेरियल्स में मिलता है, तो मैं उसको G कहता हूँ, जो लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट को। और जब मेरे पास नॉन लीनियर वेरिएशन है, तब मैं उस जब एनर्जी रिलीज रेट होगी, यानी जब A से A डेल्टा A प्रोपोगेट कर रहा है क्रैक, तब उस स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट को मैं नॉन लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट कहता हूँ, उसको मैं J से डिनोट करता हूँ या लिखता हूँ। अभी हम J इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम क्वांटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो मान लेते कि मेरे पास एक क्रैक है और मैंने कुछ डायमेंशंस यानी मेरे कोऑर्डिनेट्स इस तरह से मार्क कर लिए x और y। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक पाथ डिटरमाइन कर रहा हूँ, यानी इस तरह से मैंने कुछ पाथ यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया। ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, मैं इस तरह से मूव कर रहा हूँ इस पाथ में, और इस पाथ को मैं हमेशा क्लोज करूँगा, पाथ हमेशा मेरा क्लोज रहेगा। मुझे क्योंकि नॉन लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट निकालना है, जो कि J की वैल्यू है, इसको भी लिख लेते हैं। मुझे नॉन लीनियर
स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट निकालना है, मैंने मुझे जे निकालना है, जे की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ मेथोडोलॉजीज देखते हैं यहाँ पे। ये अप्रोच मैं अभी 2D से कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि हमने x और y निकाली है, और मैं यहाँ पे थिकनेस b1 मान के चल रहा हूँ। मैं 2D के लिए कंसिडर करूँगा तो 3D के लिए भी आप आसानी से समझ पाएंगे इसको। तो यहाँ पे j को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस du0/dA, यानी ये जो है j को, यानी नॉन लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज को रेट को मैं इस तरह से भी कंसिडर कर सकता हूँ कि एक पोटेंशियल एनर्जी रिलीज है मेरी एक क्रैक पर यूनिट एक्सटेंशन क्रैक, यानी मेरी क्रैक अगर 1 यूनिट बढ़ रही है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसको मैं कहता हूँ नॉन लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट। मैं इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। ये सिमिलर अप्रोच हमने लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट या जी डिटरमाइन करने के लिए लिया था। तो जे को मैं इस तरह से कंसिडर कर रहा हूँ। ये जो पाथ मैंने डिफाइन किया है, ये पाथ यानी गामा, ये कैपिटल गामा, मैं इस पाथ के ऊपर मैं कुछ इंटीग्रल निकाल के मैं इस तरह से डिटरमाइन कर सकता हूँ। तो आइए टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो ओमेगा है, ये जो है ये स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू लोडिंग, यानी मैं अगर लोड कर रहा हूँ इस क्रैक को या मटेरियल को, तो यहाँ पे कितनी स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी, ये हम ओमेगा से क्वांटिफाई करते। कैपिटल गामा ये मेरा पाथ है, यानी ये जो इस पाथ पे मैं, जहाँ पे मैं ये जे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये हमेशा इस क्रैक को हमेशा इनक्लोज करेगी। यानी आप देखेंगे मैंने बोला था कि क्रैक को हमेशा ये पाथ इनक्लोज करनी चाहिए। टी जो है मेरा ट्रैक्शन वेक्टर है, क्योंकि जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा यहाँ पे कुछ स्ट्रेन एनर्जी तैयार होगी, वो रिलीज भी होगी, उसके वजह से एक वर्क डन होगा, उसके वजह से एक ट्रैक्शन मैं कंसिडर कर सकता हूँ इस पाथ पे। तो ये ट्रैक्शन मेरा आउटवर्ड है, इस पाथ पे एक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से। और ये ds है, ये मेरा स्मॉल काउंटर पाथ है। अगर मैं इस पाथ पे ये ट्रैक्शन कंसिडर करूँगा और मैं इस पूरे पाथ यानी मैं इंटीग्रल लूँगा, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी j की। और ये जो है ये टर्मिनोलॉजी, ये है मेरा रेट ऑफ वर्क इनपुट फ्रॉम द स्ट्रेस फील्ड इनटू द एरिया इनक्लोज्ड। यानी जो एरिया इनक्लोज्ड है इसमें जो वर्क इनपुट होगा, क्योंकि हमने बोला कि जब हम फोर्स लगाते हैं तब कुछ स्ट्रेन एनर्जी वहाँ पे होगी, क्रैक एक्सटेंड होगी, तो वहाँ पे कुछ वर्क डन भी होगा। तो ये जो बैलेंस है इसको हम जे से क्वांटिफाई कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा ये जो इसका फॉर्मूलेशन है, आप मैकेनिकल मेटलर्जी डिटर में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम संक्षिप्त में देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कुछ जे की वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, k1² और ये जो वैल्यू है ई डैश, यहाँ पे ई डैश इज इक्वल टू ई, यानी ये मॉडुलस है मेरे मटेरियल का, यंग्स मॉडुलस, ये जब प्लेन स्ट्रेस कंडीशन है, और ई डैश जो है वो E/1 माइनस म्यू स्क्वायर है जब मेरे पास प्लेन स्ट्रेन कंडीशन है। ये भी हमने देखा था कि प्लेन स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेन कंडीशन थिकनेस के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैं जे कुछ इस तरह से निकाल सकता हूँ। अभी हम देखेंगे कि ये जो जे है, मैं कुछ अगर मैं इसको क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करूँगा तो मैं देखूँगा कि ये जे की वैल्यू में सिग्मा ys इंटू डेल लिख सकता हूँ। अभी हम जे इंटीग्रल का महत्व जब जानेंगे तब ये देखते हैं कि जब मैंने बोला था कि पाथ इंडिपेंडेंट है, तो मैं अगर कोई भी पाथ अगर कंसिडर कर रहा हूँ इस तरह से, अगर मैं नया पाथ लेता हूँ कुछ इस तरह से, तो भी मेरी जो जे की वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी। मैं पाथ इस तरह से भी कंसिडर कर सकता हूँ, पर आपको हमेशा याद रखना है कि इस पाथ में ये जो क्रैक है हमेशा इनक्लोज्ड होनी चाहिए। तो मैं ये कंसिडर कर सकता हूँ अगर मेरा पाथ इंडिपेंडेंट है तो मैं सैंपल के डायमेंशंस के साथ भी कंसिडर करके जे की वैल्यू जब निकालूंगा तब मुझे जो जे की वैल्यू दूसरे पाथ में भी मिलेगी वो सेम रहेगी, इसलिए इसको पाथ इंडिपेंडेंट लाइन इंटीग्रल कहते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ रिलेशन आया जे का क्रैक टिप ओपनिंग डिस्प्लेसमेंट के साथ सिग्मा ys इंटू डेल, और हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जी की वैल्यू भी हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो जे की वैल्यू हमें मिलती है इलास्टिक प्लास्टिक कंडीशन में, वो हमें
वो न्यूमेरिकली मैथमेटिकली इक्वल रहेगी जी के वैल्यू के साथ जो हमें इलास्टिक कंडीशन में मिलती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है हमारे जे इंटीग्रल और पिछले वाले स्लाइड से। यानी जो जे वैल्यू क्या है, नॉन लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट है। ये हमें कब मिलते हैं, जब हम इलास्टिक प्लास्टिक कंडीशन कंसिडर करते हैं, और वो न्यूमेरिकली इक्वल है, एग्जैक्टली न्यूमेरिकली इक्वल रहेगी हमारे जी की वैल्यू से। जी मेरी लीनियर स्ट्रेन एनर्जी रिलीज रेट है जब मैं इलास्टिक कंडीशन कंसिडर करता हूँ। तो ये हो गया संक्षिप्त में जे इंटीग्रल का महत्व। अभी हम आगे बढ़ते और कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जब मैं फ्रैक्चर को पढ़ता हूँ। तो फ्रैक्चर जब मैं पढ़ रहा हूँ तब हमने अभी तक देखा था कि इसको मैं ब्रिटल फ्रैक्चर और डक्टाइल फ्रैक्चर के नाम से इस तरह से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसको और कुछ नाम दिए जाते हैं जब मैं कुछ क्रिस्टलोग्राफिक मोड की बात करूँगा, या फ्रैक्चर के अपीयरेंस के साथ बात करूँगा, या पाथ के साथ, यानी मेरी क्रैक किस डायरेक्शन में जा रही है, किस पाथ को ले रही है, उस पाथ के ऊपर भी मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करता हूँ जब मैं फ्रैक्चर की बात करता हूँ मटेरियल्स की। तो जब मैं क्रिस्टलोग्राफिक मोड की बात करूँगा तब जब ब्रिटल फ्रैक्चर होगा, इसको लिटरेचर में क्लीवेज भी कहते हैं, और डक्टाइल जो फ्रैक्चर है उसको हम कहते हैं शेयर फ्रैक्चर। यानी आप जब शेयर फेल्यूर बोलोगे या शेयर फ्रैक्चर बोलोगे तब मैं डक्टाइल फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ, पर मैं किसी क्रिस्टलोग्राफिक मोड की बात कर रहा हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं जब अपीयरेंस की बात करूँगा तब हम देखते हैं कि ब्रिटल फ्रैक्चर मुझे ग्रैन्युलर या ब्राइट दिखता है, हालांकि जो डक्टाइल फ्रैक्चर है वो मुझे हमेशा फाइब्रस और डल मिलता है। अगर उसका अपीयरेंस, जो फ्रैक्चर सरफेस का जो अपीयरेंस है आपको ब्राइट या ग्रैन्युलर मिल रहा है, तब हम जानते हैं कि वो मटेरियल ब्रिटल वे से फेल हुआ होगा। और अगर वो जो फ्रैक्चर सरफेस है उसका अपीयरेंस फाइब्रस या डल है तो वो मटेरियल डक्टाइल वे से फेल हुआ होगा। अगर हम पाथ की बात करते हैं तो अब अगर इंटरग्रैनुलर फ्रैक्चर अगर मुझे मिल रहा है तो वो ब्रिटल नेचर दिखाता है मटेरियल का, और ट्रांसग्रैनुलर या इंट्राग्रैनुलर फ्रैक्चर हो रहा है वो डक्टाइल मटेरियल्स हमेशा दिखाते हैं। तो ये हो गया पाथ के बारे में। अभी हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ब्रिटल फ्रैक्चर्स के स्कीमेटिक्स निकाले और डक्टाइल फ्रैक्चर्स के स्कीमेटिक्स यहाँ पे निकाले। आप देख रहे होंगे कि अगर मैं क्रिस्टलोग्राफिक मोड की जब बात करूँगा, यहाँ पे हमने दिखाया है कि कुछ पर्टिकुलर प्लेन पे अगर फ्रैक्चर हो रहा है वो मेरा क्लीवेज फ्रैक्चर को जनरेट करता है, और वो जनरली ब्रिटल मटेरियल्स में मुझे मिलता है, यानी वो उस फ्रैक्चर को मैं ब्रिटल्स कहूँगा। और अगर कुछ शेयर हो रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे शेयर नेचर यहाँ पे तैयार हो रहा है, तब मैं किसी प्लेन्स की जब बात करूँगा या क्रिस्टलोग्राफिक मोड की बात करूँगा तब मैं कहता हूँ कि इसको मैं क्लीवेज या शेयर फ्रैक्चर से डिनोट करूँगा जब मैं ब्रिटल और डक्टाइल फ्रैक्चर्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पाथ भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्रैक है कुछ इस तरह से प्रोपोगेट हुई है, यानी ये ग्रेन के थ्रू प्रोपोगेट हुई है, और ये जो क्रैक है आप देख पा रहे होंगे ये ग्रेन बाउंड्री के थ्रू प्रोपोगेट हुई है। और इस फ्रैक्चर को मैं कहता हूँ ये है मेरा ट्रांसग्रैनुलर या इंट्राग्रैनुलर। ये क्योंकि दो ग्रेन्स के थ्रू प्रोपोगेट हो रही है इसलिए इसको ट्रांस या इंट्राग्रैनुलर कहते हैं, और इस फ्रैक्चर को हम कहते हैं इंटरग्रैनुलर। आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसग्रैनुलर में मेरा सरफेस कुछ इस तरह से दिखता है और इंटरग्रैनुलर में मेरा सरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। और अगर मेरा मटेरियल इंटरग्रैनुलर फेलियर हो रहा है तब अगर आप देख पा रहे होंगे कि ग्रेन बाउंड्रीज के थ्रू क्रैक प्रोपोगेट हो रही है। अगर मैं ग्रेन को रिफाइन करूंगा तो आपको दो चीज़ यहाँ पे मिल सकती है कि मैं ग्रेन की स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता हूँ, यानी मटेरियल की स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकता हूँ, और मैं फ्रैक्चर टफनेस भी बढ़ा सकता हूँ मटेरियल्स का। तो ग्रेन रिफाइनमेंट एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे मैं स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर टफनेस मटेरियल्स का दोनों एक साथ बढ़ा सकता हूँ। ये एक लौती ऐसी टेक्निक है जहाँ पे मैं दोनों चीज़ हासिल कर सकता हूँ। तो अभी हम देखते हैं ये जो फ्रैक्चर टर्मिनोलॉजी हमने बात की, अभी कुछ देखते हैं, कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स देखते हैं जिससे हम फ्रैक्चर यानी मटेरियल की जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है या फ्रैक्चर टफनेस है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले कि हमें शार्प क्रैक्स अवॉइड करने हैं मेरे मटेरियल्स में। हमने देखा था कि शार्प क्रैक्स के आगे एक स्ट्रेस फील्ड होती है, हाई स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसके वजह से मटेरियल जल्दी फेल हो जाता है, तो इसलिए हमें शार्प क्रैक्स को अवॉइड करना है। तो
जब मैं कंपोजिट्स को डेवलप कर रहा हूँ तब मैं स्मॉल फाइबर्स का इस्तेमाल करूँगा एज़ कम्पेयर टू मेरे लार्ज फाइबर्स। इसको थोड़ा सा समझते तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं शार्प क्रैप्स की जब बात कर रहा हूँ तब मान लेते कि मैं कुछ कंपोजिट इस तरह से डेवलप कर रहा हूँ और ये जो स्मॉल फाइबर्स है आप देख पा रहे होंगे कि इसकी डायमीटर स्मॉल है, इस कंपोजिट में इसकी डायमीटर्स थोड़ी बड़ी है। तब यहाँ पे जब मटेरियल डीलैमिनेट होगा, मान लेते हैं कि मैं अगर इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो और मटेरियल समझ लेते हैं यहाँ पे डीलैमिनेट हुआ है, तो जो क्रैक लेंथ यहाँ पे तैयार होगी वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू इस क्रैक लेंथ से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर डीलैमिनेट हो गया यानी मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट का अधेशन टूट गया या इनमें जो कंटिन्यूटी है वो टूट गई, तो यहाँ पे क्रैक तैयार होगी और क्रैक की डायमेंशन कुछ इस तरह से होगी। तो जितने बड़े फाइबर होंगे उतनी बड़ी क्रैक लेंथ होगी, और अगर मेरे पास बड़ी क्रैक लेंथ है तो मेरा मटेरियल जल्दी फेल होगा या ब्रिटल वे से फेल होगा। तो हमें ये इसलिए अवॉइड करना है। तो लार्जेस्ट क्रैक मेरी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, इस डायमीटर से बड़ी होगी या एग्जैक्टली इक्वल होगी। तो हमें बिगर फाइबर्स या लार्ज फाइबर्स को अवॉइड करना है। तो हमने यहाँ पे देखे और साइज, तो साइज के बारे में हमने बात की। तो शेप भी यहाँ पे जो फाइबर्स है उनमें जो फाइबर्स है वो शार्प नहीं होने चाहिए। तो फाइबर्स के शेप की जब बात कर रहा हूँ तो वो नीडल लाइक शेप्स नहीं होने चाहिए या शार्प फाइबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन तैयार कर सकते हैं और इससे मेरा मटेरियल जल्दी फेल हो जाएगा। जब मैं कंपोजिशन ऑफ स्टील की बात करूंगा, यहाँ पे कुछ एक अच्छी केस स्टडी कंसिडर करते हैं। जैसे हमने देखा है कि जब मैं डिज़ाइन करूंगा फ्रैक्चर टफनेस के लिए, तो मैं उसमें जो सल्फर कंटेंट है उसका कम करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सल्फर जो स्टील में होता है वो FeS तैयार करता है ग्रेन बाउंड्रीज पे। और जब मैं फ्रैक्चर टफनेस बढ़ाने की बात करूंगा तब मैं स्टील्स में हमेशा मैग्नीज ऐड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैग्नीज जो होगा वो सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा और MnS ग्लोब्यूल्स तैयार करेगा। तो जब FeS तैयार होता है, अगर मटेरियल में यानी स्टील में अगर सल्फर ज़्यादा है तो FeS मेरे ग्रेन बाउंड्रीज पे कुछ इस तरह से तैयार होता है। और ये जो FeS का स्ट्रक्चर होता है, ये बाउंड्रीज पे कुछ नीडल टाइप या शार्प एजेस इसके होते हैं इस प्रेसिपिटेट्स के, और इसके वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ती है और मटेरियल जल्दी फेल होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैंने मैग्नीज डाला है मेरे स्टील में, तो ये मैग्नीज सल्फर के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरह से ग्लोब्यूल्स तैयार करेगा और ये ग्रेन बाउंड्रीज पे नहीं रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, ग्रेन में रहेगा या इस तरह से उसका नेचर रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो MnS ग्लोब्यूल्स है प्रेसिपिटेट्स तैयार हुए, ये कुछ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को घटाएंगे या बढ़ाएंगे नहीं, एटलीस्ट बढ़ाएंगे नहीं। तो यहाँ पे ये जो मटेरियल है वो ज़्यादा फ्रैक्चर टफनेस दिखाएगा एज कम्पेयर टू इस मटेरियल में जहाँ पे मैग्नीज कम है। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल था जब हमने स्टील्स की बात की थी टाइटैनिक के केस में। तो टाइटैनिक के केस में सल्फर कंटेंट बहुत ज़्यादा था, इसके वजह से वहाँ पे ये प्रेसिपिटेट्स ग्रेन बाउंड्रीज पे तैयार हुए और मटेरियल कैटास्ट्रोफिकली फेल हुआ है। तो ये हो गया जब मैं स्टील्स की डिज़ाइन की बात करता हूँ। आइए कुछ और चीज़ देखते हैं। जब मैं फ्रैक्चर को रेजिस्ट करता हूँ तब हम देख सकते हैं कि अगर फ्रैक्चर में अगर मैं कुछ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस डाल दूंगा सरफेसेस पे, तब क्या होता है। मान लेते कि मेरे पास कुछ इस तरह से क्रैक है और हमने देखा था कि अगर फ्रैक्चर स्ट्रेस मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, ये कुछ क्रैक लेंथ A है सरफेस पे इस तरह से। अगर मैं कुछ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस डाल दूंगा सरफेसेस पे तो फ्रैक्चर स्ट्रेस कुछ बढ़ेगा कुछ इस तरह से। तो ये फ्रैक्चर स्ट्रेस मेरा ऐड अप हो जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस के साथ। अगर कुछ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस है तो मेरे क्रैक प्रोपोगेशन के लिए मुझे हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस को देना पड़ेगा, तब जाके मेरा फ्रैक्चर होगा या क्रैक प्रोपोगेट होगी। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस मेरे सरफेस पे है तो फ्रैक्चर टफनेस मटेरियल का बढ़ता है। तो यहाँ पे हाँ इस तरह से मैंने मार्क किया कि अगर ये मेरा सिग्मा F डैश है तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस है, और ये सिग्मा F जब कोई कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस नहीं रहेगा मटेरियल पे या सरफेस पे तब ये मेरा सिग्मा F है, जो कि इस इक्वेशन से मुझे मिलता है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस हमेशा मेरे फ्रैक्चर टफनेस को बढ़ाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर टेंसाइल स्ट्रेसेस है सरफेस पे तो फ्रैक्चर टफनेस को घटाएंगे, क्रैक को ओपन करने में मदद करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस है तो एक क्रैक को क्लोज करने में मदद कर रहे हैं। तो हमने डुगडाले या इरविन के मॉडल में भी यहाँ पे कंसिडर किया था कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस है तो क्रैक को
वो क्लोज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे एक प्लास्टिक जोन है जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस इस क्रैक पे कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको देखना है कि सरफेस पे टेंसाइल स्ट्रेसेस ना हो या सरफेसेस पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस ज़्यादा हो जो मेरे फ्रैक्चर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे। जब मैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस की बात करता हूँ तो कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करना चाहता हूँ, जैसे कि ग्लास का। तो हम देखते हैं कि ये टेम्पर्ड ग्लास या टफन ग्लास जो हम नॉर्मली हमारे मोबाइल्स पे इस्तेमाल करते हैं, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं कि केमिकल स्ट्रेंथन ग्लास, जहाँ पे आयन एक्सचेंज के इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम गोरिल्ला ग्लास भी कहते हैं। तो ये भी हम इस्तेमाल करते हैं, टेम्पर्ड ग्लास और गोरिल्ला ग्लास। तो टेम्पर्ड ग्लास में जैसे मेरे पास कुछ ग्लास मटेरियल है, ग्लास शीट है, इसको मैंने हीट कर दिया किसी हाई टेम्परेचर पे, और इसको तुरंत निकाल के अगर मैं उसके ऊपर कुछ कूल एयर पास करूँगा इसके सरफेस पे, तो आप देख पाएंगे कि ये जो कूल एयर की वजह से यहाँ पे सरफेसेस पे जल्दी यहाँ पे टेम्परेचर घट जाएगा और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा टेम्परेचर घटने से, एज कम्पेयर टू इनसाइड मटेरियल। यानी इनसाइड टेम्परेचर यहाँ पे अगर मैं इसको T1 और इसको T2 कंसिडर करूँगा तो T2 हमेशा ज़्यादा होगा क्योंकि वो इनसाइड है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सरफेसेस पे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ स्ट्रेसेस तैयार होंगे और वो कॉम्प्रेसिव नेचर के होंगे, और इसको ही हम कहते हैं टफन ग्लास। ये गोरिल्ला ग्लास के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ये केमिकली स्ट्रेंथन ग्लास होते हैं। और जब मैं स्टील्स की बात करूँगा तब मैं कार्बन ऐड करता हूँ और इसको कार्बोराइजेशन कहते हैं। जब मैं कार्बन ऐड करता हूँ सरफेसेस पे तो वो सरफेसेस पे जाके एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस यहाँ पे तैयार करेंगे। तो अगर मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन करूँ, जैसे कार्बोराइजेशन, हीट ट्रीटमेंट और इसको क्वेंच कर दूँ, तो सरफेसेस पे हमेशा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस तैयार होंगे और मैं मटेरियल या स्टील्स की इस केस में फ्रैक्चर टफनेस को बढ़ा सकता हूँ। जब मैं फ्रैक्चर की बात कर रहा हूँ तब और एक चीज़ हम देखते हैं कि मैंने कहा था कि फाइन ग्रेन्स को अगर मैंने मटेरियल के ग्रेन्स को अगर मैं फाइन कर रहा हूँ तो मैं फ्रैक्चर टफनेस को बढ़ा सकता हूँ, ये हमने देखा था। और इसके ही केस में एक टर्म हमेशा इस्तेमाल की जाती है लिटरेचर में, इसको कहते हैं टॉर्चुओसिटी ऑफ क्रैक। तो एक्चुअली जब मैं फाइन ग्रेन बना रहा हूँ तो हमने कहा था कि अगर इंटरग्रैनुलर फ्रैक्चर है तो ग्रेन बाउंड्रीज के थ्रू अगर फ्रैक्चर प्रोपोगेट हो रहा है और इंटरग्रैनुलर है तब क्रैक को ज़्यादा लेंथ ट्रैवल करना पड़ेगा। इसको इस तरह से समझते हैं कि अगर मेरा मटेरियल है और मटेरियल कुछ इस तरह से जा रहा है, यानी क्रैक इस तरह से प्रोपोगेट हो रही है, तो ये मेरी क्रैक की लेंथ है LM, और इसकी एक प्रोजेक्टेड लेंथ भी मैं कंसिडर कर सकता हूँ। अगर क्रैक इस एंड से इस एंड में जा रही है तो इस क्रैक की मैं प्रोजेक्टेड लेंथ कुछ इस तरह से कंसिडर करूँगा LP। और हम देखेंगे कि टॉर्चुओसिटी कुछ इस तरह से डिफाइन होती है। मैं टॉर्चुओसिटी को इस तरह से डिफाइन करता हूँ, LM अपॉन LP, यानी जो टोटल लेंथ ऑफ क्रैक है अपॉन प्रोजेक्टेड लेंथ LP। तो ये अगर LM अगर ज़्यादा है तो आप देख पा रहे होंगे कि टॉर्चुओसिटी ऑफ क्रैक ज़्यादा होगी। और ये फाइन ग्रेन्स में जितना हम ग्रेन्स को फाइन करेंगे उतनी ये जो लेंथ है क्रैक प्रोपोगेशन की, ये जो डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा या यहाँ इस एंड से इस एंड में, वो बड़ा रहेगा एज कम्पेयर टू उसके प्रोजेक्टेड लेंथ से। तो इसको हम कहते हैं टॉर्चुओसिटी ऑफ क्रैक। और फाइन ग्रेन की वजह से हमें स्ट्रेंथ भी मिलती है और फ्रैक्चर टफनेस भी मिलती है। तो इस पार्ट में हमने 2-3 चीज़ें सीखी, जैसे LEFM, EPFM, और हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी है कि जो फ्रैक्चर को डिफाइन करती है, और हमने कुछ स्ट्रैटेजीज देखी जिससे हम फ्रैक्चर टफनेस को बढ़ा सकते हैं मटेरियल के। लास्ट के कुछ पार्ट्स में हमने फ्रैक्चर के बारे में पढ़ा था। इस कोर्स के लिए हम फ्रैक्चर को यहीं पे रोकते हैं। अगले कोर्स से हम कुछ और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए रुकता हूँ। धन्यवाद।